मैं जब छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी के भीतर गया तो मैंने यह पाया कि वहाँ के गेस्ट हाउस में फिलॉसफी, हिंदी और मैथ का डिपार्टमेंट चल रहा है। खुद की आलोचना करना सचमुच बहुत अफसोस भरा काम है और मेरी मजबूरी है कि मुझे ये काम करना होगा। अभी सरकार लगातार इसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल, इससे आगे बढ़कर वो ये नहीं सोचती कि संख्या के साथ साथ वो गुणवत्ता के सवाल को भी उठाए कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे। बिल्कुल कि इसी छपरा में क्या किसी स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी को हम कोई सम्मानजनक निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की स्थिति में हैं? बिल्कुल। तो मुझे कहना होगा कि इसके लिए हमारी पास ऐसी स्थितियां अभी नहीं मौजूद है। जो पितृसत्तात्मक मान्यता है कि बच्ची को कोई हमारे घर थोड़े ही रहना है, दूसरे के घर जाना है कि बेटी तो पराया धन होती है, तो उस पर हम इतना निवेश क्यों करें जितना अपने लड़के पर कर रहे हैं। बिहार के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में आप जाएं तो आपको एक चीज नजर आएगी कि भारत का आर्थिक विकास करते हुए भारत के कुछ इलाकों का आंतरिक उपनिवेशीकरण हुआ। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार में स्कूल की इमारतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। शिक्षकों की भी जैसे तैसे नियुक्ति हो रही है, भ्रष्ट तरीके से भी नियुक्ति हो रही है। अखबारों में छपता रहता है कि लाख रुपए लिए तब जाकर के शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हमारे और आपके टैक्स के पैसे से स्कूल और विश्वविद्यालय का जैसा तैसा ढांचा भी बन रहा है। जैसा तैसा इसलिए कह रहा हूं कि कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर ढंग की शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों को सैलरी मिल रही है मगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनज़र बिहार में घूमते हुए मैं जब छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी के भीतर गया तो मैंने यह पाया कि वहाँ के गेस्ट हाउस में फिलॉसफी, हिंदी और मैथ का डिपार्टमेंट चल रहा है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको यकीन ना हो तो आप भी जाकर के देख सकते हैं। मतलब जो यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है वहाँ अतिथियों के रुकने के लिए भवन खड़ा किया गया है। वहाँ पर हिंदी, मैथ और फिलॉसफी जैसे विषयों के डिपार्टमेंट चल रहे हैं। ये हालात हैं और गिन करके 10 स्टूडेंट भी क्लास में नहीं पहुंचते हैं। जो गेस्ट हाउस का कैफेटेरिया होना चाहिए था, मतलब जहां पर जलपान वगैरह होता है, वहां पर क्लास चल रही है। क्लास को देखने से लगता है कि वॉश बेसिन बनी हुई है, एक खिड़की है जहां से बर्तन को इधर से उधर किया जाने वाला व्यवस्था बना हुआ है और वहां पर क्लास चल रही है। एक क्लास में तो मुश्किल से 5 बेंच भी मौजूद नहीं थे। जिन्होंने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है उनका मकसद सर्टिफिकेट और डिग्री हासिल करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। एक विद्यार्थी ने तो यहां तक बताया कि जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं उन सब का रैकेट चल रहा है। वहां पर पैसा दिया जाता है तब जाकर के किसी न किसी तरह का विश्वविद्यालय का प्रशासकीय काम होता है। वह कमीशन पहुंचाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट या डिग्री मिलता है, वह जल्दी से काम करवा देते हैं। ये हाल है बिहार में उच्च शिक्षा का। और ये जो छपरा है वह कहां पर है? कौन है नेता यहां इस इलाके के? तो भाजपा के नेता श्री राजीव प्रताप रूढ़ी छपरा से सांसद हैं, एमपी हैं। और इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो यही महाशय भी मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार का साल 2023-24 में जो 11वीं और 12वीं क्लास में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था वह केवल 35% के आसपास था। मतलब बिहार में जितने उम्र के बच्चे 11वीं और 12वीं क्लास में स्कूल में दाखिल होने चाहिए उसमें से केवल 35% बच्चे स्कूल में दाखिल हैं। जैसे ही पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ती है तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। साल 2023-24 में बिहार में हायर एजुकेशन का जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वह महज 17% के आसपास है। मतलब इस उम्र में जिनको हायर एजुकेशन लेना चाहिए उस उम्र के जितने नौजवान हैं उसमें से केवल 17% ही किसी न किसी तरह से विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। मतलब 80% नौजवान न तो किसी कॉलेज में है, ना यूनिवर्सिटी में, ना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, वह कहीं भी नहीं है। वह पता नहीं कहां पर है, वह पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हैं। इन सब के पीछे जो सबसे अहम कारण है वह यही है
आर्थिक स्थिति और दूसरा अहम कारण है गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की कमी। माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। जब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे आगे पढ़े कैसे? और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है तो कोई भी विद्यार्थी 5वीं क्लास की अगर किताब ही नहीं पढ़ पाएगा तो वह कैसे 10वीं क्लास से बाद जाकर के पढ़ाई कर पाएगा? वो तो पढ़ाई से भगेगा ही। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए भी पढ़ाई छोड़ देते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। और इन सबका मिला जुला असर यह हुआ है कि बिहार में कुशल मानव संसाधन नहीं बन पा रहा है। स्किल ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए एक ही भारत में संस्थान है, वह है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का ढांचा वही बिहार में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ये सब मिलजुल कर स्थिति ऐसी बनाते हैं कि बेरोजगारी की भयंकर परेशानी बिहार में तैर रही है। तो मैंने जेपी यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक से, जो हिंदी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने क्लास के अनुभव को इस वीडियो में बताया है। देखिए इस वीडियो को। ये बताइए, हम तो ये सुनते हैं अखबारों में कि जो सेमेस्टर एग्जाम है सही समय पर बिहार के कॉलेजों में नहीं हो पाता है, डिग्रियां सही समय पर नहीं मिलती, बहुत लंबा वक्त लग जाता है, कॉलेजों में छात्र नहीं आते। तो क्या चल रहा है? हायर एजुकेशन बिहार का कैसा हाल है? केवल यूनिवर्सिटी का ढांचा है कि कुछ है भी उसमें? मैं ये कहूँगा कि आप जब जो काम करते हैं उसकी बातें करते हुए उसकी आलोचना करते हैं तो ये एक अफसोस का काम है। खुद की आलोचना करना सचमुच बहुत अफसोस भरा काम है और मेरी मजबूरी है कि मुझे ये काम करना होगा। अभी आपके सवाल के जवाब में मुझे उच्च शिक्षा को लेकर कोई उत्साहजनक तस्वीर बिहार में नहीं दिखाई देती। ऐसा मैं किसी विशेष रिपोर्ट को पढ़कर या किसी शोध अध्ययन को पढ़कर नहीं कह रहा हूँ। ऐसा मैं अपने 6 साल के अवलोकन के आधार पर कह रहा हूँ। दिन प्रतिदिन अपने आसपास और अपने विश्वविद्यालयी परिसर में जो स्थितियां मैं देखता हूँ उसके आधार पर मेरे मन में ये धारणा बनी और वो धारणा जो बनी है उसके कुछ रंग में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक मैं देखता हूँ कि मेरी कक्षा में इसके अलावा भी जो विभाग है वहाँ भी एक विचित्र स्थिति दिखती है जो शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा है छात्र के रूप में। जैसे अगर 40 बच्चों की एक कक्षा है तो उसमें 35 स्त्रियां हैं, 5 ही पुरुष आपको मिलेंगे। अब ये मेरे पिछले अनुभव से मेल नहीं खाता और मैं सोचता हूँ कि जो रेशियो होना चाहिए जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से वो 50-50% का होना चाहिए, लेकिन ये तो वैसा प्रतिशत नहीं है। तब मेरे मन में सहज सवाल होता है कि क्या यहाँ बिहार में या हमारे इस छपरा में स्त्रियां ही पढ़ना चाहती हैं और पुरुष नहीं पढ़ना चाहते? तो ये तो ऐसा सोचना बहुत बेकार की बात होगी कि पुरुष नहीं पढ़ना चाहता। कारण पता करने चले हम तो ये निकल के आएगा कि जो पुरुष हैं वो बेहतर अवसरों की तलाश में किसी दूसरी जगह पढ़ने के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, पटना चले जाएं या दिल्ली चले जाएं। तो स्त्रियां यहाँ क्यों रह जाती? बहुत महत्वपूर्ण बात। अब स्त्रियां इसलिए रह जाती हैं कि उनके साथ 2-3 स्थितियां हैं। एक स्थिति है कि वो अपने घर में अपने माता पिता के लिए एक हाथ है, सहयोगी हाथ, घरेलू श्रम के रूप में। दूसरा उनके साथ एक प्रश्न ये भी जुड़ा हुआ है जो पितृसत्तात्मक मान्यता है कि बच्ची को कोई हमारे घर थोड़े ही रहना है, दूसरे के घर जाना है कि बेटी तो पराया धन होती है, तो उस पर हम इतना निवेश क्यों करें जितना अपने लड़के पर कर रहे हैं। और एक तीसरी बात है जो माता पिता या समाज की तरफ से नहीं है, वो सरकार की तरफ से है। सरकार अपनी तरफ से उच्च शिक्षा के सवाल को जिस तरह से हल कर रही है और पिछले 20 सालों से कर रही है, उसमें ये है
कि उच्च शिक्षा में अगर इनरोलमेंट का रेशियो बढ़ाना है और जेंडर पैरिटी लानी है तो कुछ इंसेंटिव देने होंगे। बिल्कुल। और वो इंसेंटिव दिए भी जा रहे हैं। तो उस इंसेंटिव के नाते बच्चियां आ रही, लेकिन सरकार लगातार इसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल। इससे आगे बढ़कर वो ये नहीं सोचती कि संख्या के साथ साथ वो गुणवत्ता के सवाल को भी उठाए कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण कैसे, बिल्कुल, कब हो। तो आधारभूत ढांचे की कमी है, हाँ जी है। क्या एनरोलमेंट रेशियो सुधरा है पहले की तुलना में? हाँ जी, बहुत सुधरा है। क्या शिक्षकों की संख्या बढ़ी है पहले की तुलना में? हाँ जी, बढ़ी है। क्या आधारभूत ढांचे की कमी है तो वो निर्माण की दिशा में प्रयास हो रहे हैं? हाँ जी, बहुत प्रयास हो रहे हैं। बावजूद इसके क्या शिक्षा गुणवत्तापूर्ण है या हो रही है या उसकी संभावना है? मैं कहूँगा ना, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब आपने बहुत स्पष्ट तरीके से वो धागा पकड़कर बता दिया कि आज भी बेहतर जो है वहां पर यह तो सोचा ही जा रहा है कि लड़के वहां पर जाएं। यही तो वजह है कि पटना, दिल्ली में लड़के जा रहे हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज में लड़कियां रह जा रही हैं, और वह इंसेंटिव की वजह से और बड़ा वो कारण दिखता है। एक बात और भी है कि वो वंचित तबके की लड़कियां। बिल्कुल, बहुत से। अब आप ये बताइए, यह भी बात बता दीजिए, एक सामान्य सा प्रश्न यह है कि साल भर में जो क्लासेज हैं यूनिवर्सिटी में, वह जो भी नियम है उसके मुताबिक चलते हैं, और क्या छात्र आते हैं विभागों में पढ़ाई करने के लिए? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि छात्र आए, क्योंकि शिक्षक होना तभी संभव है जब छात्र के साथ शिक्षक की वार्ता हो। बिल्कुल। उसके बगैर तो आप शिक्षक के रूप में भूमिका तो क्या, आप अपने बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आप शिक्षक हैं। लेकिन जो जवाब हमें छात्रों से मिलते हैं उसको अगर मैं बहुत थोड़े में कहूँ तो वो होगा कि विश्वविद्यालय हमारे घर से, ग्रामीण इलाके से मतलब दूर है, और इतनी दूर तक आना हमारे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है, और परिवार भी इसमें बहुत सहायक नहीं होता। ये उनका पहला जवाब होता है, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा हैं, मैंने पहले जिक्र किया अपनी बातचीत में। दूसरा जवाब उनका ये होता है कि अगर हम यहाँ पर पढ़ाई कर भी लें तो इस पढ़ाई के उपयोग के लिए सहायक संरचनाएं हमारे पास क्या है। मतलब वो हमसे अगर पूछे कि इसी छपरा में क्या किसी स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थी को हम कोई सम्मानजनक निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की स्थिति में हैं, बिल्कुल, तो मुझे कहना होगा कि इसके लिए हमारी पास ऐसी स्थितियां अभी नहीं मौजूद है। तो वो बात कहते हैं, वो दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो पुरुष चले जाते हैं दूसरी जगह, उनके साथ ऐसी सुविधा है पढ़ाई के लिए, जहाँ उनको लगता है कि हाँ भाई दिल्ली में मैंने पढ़ाई की तो किसी अखबार के दफ्तर में, किसी और ऐसी जगह पर, ट्यूशन के सेंटर में ही शिक्षक के रूप में हमारे यहाँ दिल्ली में जगह मिल जाएगी, लेकिन शायद बिहार में मिलने में दिक्कत। और ये सब उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पर घर वाले कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए। बेशक, ठीक ना, तभी वो ग्रेजुएशन का जो समय है। तो फिर अंत में बात वही आ जाती है, क्या आपको लगता है कि यह जो नौजवान है, एक तो शिक्षा के स्तर पर ही दिखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उनकी परिस्थितियां उनको काट दे रही हैं, और फिर ये दिखता है कि वही बात पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, जो भी एक चक्र चलता चला जाता है, वह सारी चीजें बिहार जैसे राज्य में नहीं है, जो बहुत ही, जिसकी जमीन उपजाऊ है, नदियों के गाद से बनी है और कृषि लायक जमीन है, सबसे बेहतर रहने का इलाका है अगर भौगोलिक परिदृश्य से देखें। तो क्या वजह है कि ये आबादी, यह राज्य अपनी आबादी को अपने भीतर नहीं खपा पा रहा है?
कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ज्ञान अर्जन करने से लेकर के रोजगार तक। एक तो है कि हम अपने इतिहास को याद कर सकते हैं, लेकिन अपने इतिहास से टकराकर उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि वो बीत चुका है। और बिहार के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में आप जाएं, बंगाल के इतिहास में आप जाएं, आज़ादी के बाद के समय के, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि भारत का आर्थिक विकास करते हुए भारत के कुछ इलाकों का आंतरिक उपनिवेशीकरण हुआ। ये मेरा कहना नहीं है या मेरा सोचा हुआ नहीं है, बल्कि इसी बिहार के एक बड़े चिंतक सच्चिदा बाबू का सोचा हुआ है कि आंतरिक उपनिवेशीकरण के तहत देश के कुछ इलाकों में तो उद्योग धंधे लगाए गए संकेंद्रित रूप में, और उन उद्योग धंधों के चलाने के निमित्त जो श्रम जरूरी है, मजदूर जरूरी है, चाहे वो हाथ से काम करने वाले हों या मानसिक श्रम करने वाले हों, वो सब के सब फिर दूसरी जगहों से जाएंगे। बिहार को उसी रूप में आने वाली सरकारों ने क्रमागत रूप से गढ़ा, और इसे आप सरकारी दस्तावेजों में जिस तरह की प्राथमिकताएं बिहार को दी गई है उसमें खोज सकते हैं। बिहार हमेशा से, आजादी के बाद से, ह्यूमन लेबर को सप्लाई करने वाले एक हब के रूप में गढ़ा गया। कोई चाहे तो इसको आजादी के समय के बाद के समय में भी ले जाकर देख सकता है। बिल्कुल। तो अब ये तो हमारी कमजोरी हुई, तो ताकत क्या है बिहार की? इतिहास को हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल। हमारी ताकत है, जैसा आपने कहा भी, उपजाऊ जमीन, खेती की पृष्ठभूमि। अब खेती पूरे देश में अलग अलग कारणों से घाटे का सौदा है। बिहार में वो घाटे का सौदा है, जाहिर है। तो खेती कौन करना चाहेगा? लेकिन बिहार की ताकत खेती बन सकती है अगर कोई स्वप्नदर्शी नेतृत्व मिलता है, और वो बिहार में खेती के बदलाव और विकास को, बिहार को एक निश्चित पहचान देने के निमित्त नहीं इस्तेमाल करता कि बिहार में बहुत बड़ा आलू उपज गया एक खास इलाके में और खास जिले में, इस रूप में ना इस्तेमाल करके ऐसे सोचता है कि खेती एक उद्योग के रूप में यहाँ पनप सकती है, सहकारिता का रूप ले सकती है, और उस खेती के लिए बाजार भी दूसरी जगह नहीं ढूंढना है कि बिहार की आबादी बहुत बड़ी है कि उन उत्पादों को बिहार के लोग ही उपभोक्ता के रूप में खरीदेंगे, और इस तरह से बाहर बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एक बहुत अच्छी चीज हमारे यहाँ हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक स्वप्नदर्शी नेतृत्व, लंबे समय तक प्रयास की जरूरत है, न कि हम इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुहावरे में बदलकर बार बार कहे, एक दूसरे को सहमत